7 अक्टूबर 2023 से जो एक एग्नी शुरू हुई फ़लस्तीनियों के लिए, वो ताहाल जारी है। और जिस तरीके से बहुत टाइम लगा दुनिया को ये रिकग्नाइज़ करने में कि वहाँ मैसेकर हो रहा है, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, आज हम देख रहे हैं कि ये वक्त भी आ गया है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ जो हैं, वो अब फ़लस्तीन को तस्लीम करें। सबसे पहले तो आप बताइए ये कितना इम्पैक्टफुल है, ये इसके आने वाले क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जो 4 अनासर होते हैं किसी रियासत को मानने के लिए, उसमें से एक अंसर जो है वो रिकग्निशन होता है। तो समझिए, जो पहला प्री रिक्विजिट है वो फलस्तीन ने हासिल कर लिया है। और 1988 में फलस्तीन ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। तो 37 साल बाद उसको एक कंपोनेंट नसीब हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो जमीन है, लैंड जो है, उस पर इजराइल इंतहाई तेजी से कब्जा करना चाह रहा है, ताकि अगर लैंड ही खत्म हो जाए तो फिर रिकग्निशन किस चीज की। रिकग्निशन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के 72% ममालिक पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करते हैं एज अ स्टेट। और जो आखिर की 4 रिकग्निशंस आई हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके तमाम मेंबर्स अब पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, कुजा अमेरिका के। हम बकाई साहिबा, अभी जो यूएन जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है, ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका और इसराइल को वाज़ेह पैगाम देने में किस हद तक कामयाब होगी मशरिक़ वस्ता में? अब क्या तब्दीलियाँ मुतवक्की हैं? हम देख रहे हैं अमेरिका और इसराइल ने बायकॉट किया हुआ है और वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं कर रहे, जबकि ऑन द अदर हैंड साइड इसराइल बाज नहीं आ रहा और एक बर्बरियत है, एक मैसेकर है, बाकायदा एक कहत साली प्लान करके वहाँ पर लॉन्च की गई है। देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि फ़लस्तीनियों ने अपना खून देकर, अपने बच्चों की जानें देकर आज अपनी, समझिए, स्ट्रगल को, अपने फ्रीडम को इस नहज तक पहुंचा दिया कि यूनाइटेड नेशंस में उसके हवाले से सेशन हो रहा है और उसको 70% रिकग्निशन हासिल है। और अमेरिका खामोश है पर परेशान है, और इजराइल को पीआर डिजास्टर कहा जा रहा है। इजराइल के अंदर से इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं वो बुरी तरह फंस चुके हैं, उनका ये पीआर डिजास्टर कहा जा रहा है। और इस वक्त जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं अमेरिका में, कतर इतना नाराज है कि कतर कहता है कि इजराइल माफी मांगे। हाँ। और ना अगर पूरी माफी नहीं मांगता तो कम से कम इस बात की माफी जरूर मांगे कि उसमें एक इजरायली अफसर जो है उसका वो उसमें मारा गया है। और इजराइल इस किस्म की हरकतें करता है, पहले एक दफा तुर्की से भी माफी मांग चुका है, लेकिन फिर माफी मांग के रुकता नहीं है। फिर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी, समझिए, जो पॉलिटिक्स है वो इस बात के इर्द गिर्द बनाई थी कि हम इजरायली स्टेट कभी बनने ही नहीं देंगे, बल्कि जो सेटलर्स हैं उनको इतना बढ़ाएंगे कि जमीन ही खत्म हो जाए। तो इस वक्त तो बहुत तेजी से सेटलर्स जो हैं, इजरायली फोर्सफुल सेटलर्स जो हैं, उनको वहां जगह देते हैं, फौज उनकी मदद करती है, वो बेचारे गरीब खेती बाड़ी करने वाले लोगों के घरों में आग लगाते हैं और मजीद जमीन हासिल करते हैं। जी, मैं एक जुमला और कहना चाहूंगी। हाँ। जो मुझे सूरत हाल समझ में आ रही है और जो ये तमाम ममालिक भी कह रहे हैं, बशमूल मुस्लिम ममालिक, वो चाहते हैं कि वहां पर एक न्यूट्रल फौज आए, सीज फायर हो, होस्टेजेस को वापस किया जाए और एक माइनस हमास स्ट्रक्चर बने। हमास की एक्सेप्टेबिलिटी अब 0 हो गई है और वो समझ में आता है क्योंकि अरब वर्ल्ड भी हमास से वेरी है और वो उसको अभी भी इजराइल की प्रॉक्सी, ईरान की प्रॉक्सी समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ खदोखाल उभर रहे हैं। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जाहिर है कि इजराइल की तरफ इजराइल ने, आपने कहा, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होगी। और हमें ये नज़र भी आ गया कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि जी वो फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने देंगे, बल्कि हमले भी तेज़ इस ज़मीन में हो भी रहे हैं वहाँ पर। मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, हमने रिकग्नाइज़ कर लिया, ऑन पेपर स्पीचेस में ये बात कही जाए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ मुल्क हैं, जैसे भारत की मिसाल दें, जब भारत को बातों से, डायलॉग से समझाने की कोशिश की जाए नहीं होती, फिर ताकत का जवाब ताकत से ही देना पड़ता है।
यहाँ पे तो हमले नहीं रुक रहे, यहाँ पे तो कब्जा है। ये जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उससे कैसे निपटा जाएगा? क्या ये रिकग्निशन जो है ये किसी तरीके से मेटेरियलाइज हो सकेगी कि फ़लस्तीन अपने ही मुल्क में रह सके अमन के साथ और पीस के साथ? अमन और पीस तो बहुत दूर है। इस वक्त तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जंग बंदी हो जाए, जो यकतरफा जंग है। कोई इसके जवाब नहीं दिया जा रहा, सिर्फ एक तरफ से टैंकों से और बमों से बारिश की जा रही है और बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग गिराई जा रही है और अस्पताल, पनाहगाहें, कोई जगह महफूज नहीं है। लीफलेट्स गिराए जाते हैं, कहा जाता है 45 मिनट में ये इलाका खाली कर दो वरना हम कारपेट बॉम्बिंग करेंगे। ये सूरत हाल है और इजराइल से इस वक्त कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो मैं नहीं समझती कि इमिडिएटली कुछ हो जाएगा, बट दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इजराइल इस वक्त कुल्ली तौर पर आइसोलेटेड है। सिर्फ अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, लेकिन खामोश है और कोशिश कर रहा है कि ये जो इस्लामिक ब्लॉक के साथ कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं उसमें कोई बीच का रास्ता निकल आए। और उस बीच के रास्ते में, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, एक इंडिपेंडेंट फोर्स वहां पे होगी, इंटरिम गवर्नमेंट की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ हमास को इस इक्वेशन से निकाला जाए, ताकि अमन का पहला जो होस्टेजेस की वापसी की बात है, जो पहला स्टेप है ना अमन का, वो तो जंग बंदी है ना जी। जंग बंदी के बाद हसूल अमन की बात कर सकते हैं या रीबिल्डिंग की बात कर सकते हैं या हुकूमत की बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि पैलेस्टीनियन कौम ने लिटरली अपनी जानों का नजराना देकर पैलेस्टीनियन कॉज को जिंदा रखा है, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड से ये खत्म हो रहा था। हुमा साहिबा, अभी आप हमास का जिक्र कर रही हैं, मैं हमास एक जुमला और कहने दीजिए मुझे प्लीज। कुछ जो स्टेट्स हैं, उन्होंने अरब स्टेट्स, उन्होंने कहा है कि अगर वेस्ट बैंक पे कब्जा खत्म नहीं किया गया, जो कि इजराइल कर रहा है और तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो हम इब्राहिम अकॉर्ड से बाहर निकल आएंगे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत बड़ी सुबकी होगी, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड्स उनका फॉरेन पॉलिसी फेदर इन द कैप है। अग्रीड। अच्छा हुमा साहिबा, हम ये देखते हैं कि फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने मुतालबा किया कि हमास अपने हथियार जमा करवाए। दूसरी तरफ हमास ने ख़त लिखा यूएस, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि 60 दिन की गालिबन या 90 दिन की जंग बंदी यूएस जामिन बने उसका, और फिर हम ये कमालियों को रिहा करते हैं। अब हमास यहाँ पर एक इंटीग्रल रोल इस तरीके से प्ले कर रहा है कि हमास के हथियार डालने के ऊपर सिचुएशन काफ़ी हद तक मुनहसर है। आपको क्या लगता है, अगर हमास अपने हथियार जमा करवा देता है, हथियार डाल देता है, सिचुएशन किस हद तक बेहतर हो सकती है? हमास तो यही कोशिश कर रहा था, हमास तो तवातुर के साथ यही कोशिश कर रहा था दोहा पे जब उसको हमला हुआ कि कोई मीडिएशन हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। ये तो मीडिएटिंग टीम पर हमला किया गया था ना जी। आप ये सोचिए ना कि इजराइल जो है हर उस स्टेप पर भी हमला हावर होता है जो किसी तौर पैलेस्टाइन्स को उनकी रियासत के करीब ले जाए। जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सेशन हो रहा है, को होस्ट कर रहा है फ्रांस और सऊदी अरेबिया स्टेटहुड के बारे में बात, वो तवातुर के साथ हमला कर रहा है और मजीद जमीन पर काबिज हो रहा है। तो आप देखिए ना कि ये डाइकोटमी है जहां इजराइल अनरिस्ट्रेनेबल है। इस अनरिस्ट्रेनेबल एटीट्यूड की वजह से अरब वर्ल्ड जो है अब वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है और अमेरिका से भी इन सम वेज नाराज है, क्योंकि अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी। तो वो ये कहते हैं कि हमें अश्योरेंस दें आइंदा इस तरह का हमला नहीं होगा और इजराइल माफी मांगे जो उसने कतर में किया है उससे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इजराइल के लिए भी सिचुएशन जो है वो मुश्किल है, लेकिन इजराइल का एक ही जवाब है, हर तौर में यूज ऑफ फोर्स से हर एक को खामोश करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा भी हो गया ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे साथ थी। और जाहिर है अगर इसराइल को थोड़ा इंटरेस्ट होता पीस टॉक में, डायलॉग में, तो फिर वो अटैक ना करता कतर में, क्योंकि वहीं पर जी ये डायलॉग होने थे और होस्टेजेस की रिहाई का मामला भी वहीं से तय होना था। तो ये हमें बड़ी कहते हैं ना दोगली पॉलिसी इसराइल की नज़र आ रही है। उसके अज़ाइम सिर्फ यही है कि उसने कब्जा करना है, पीस से इसराइल का कोई लेना नहीं। हमेशा उसने पीस टॉक को, मुज़ाकरात को सबटाज ही किया है।